मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मार्च का महीना था, तब न तो पूरी तरह सर्दी समाप्त होती है और न पूरी तरह गर्मी ही शुरू होती है। समय बड़ा बेचैनी में गुजरता है, न धूप सुहाती है न पंखे, तन-मन में भी अजीब सी बेचैनी रहती है। ऐसे ही समय एक दिन सोचा कि बच्चों के लिए गर्मियों के कपड़े सिलूं। सिलाई का काम शुरू किया पर मन नहीं लगा। सोचा थोड़ा बाहर ही घूम लूं, फिर फ्रेश होकर काम शुरू करूंगी। घर से बाहर निकली तो वहाँ भी एक दो वाहनों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। एक तो पहाड़ों में जिस स्थान पर हम रह रहे थे वहाँ वैसे भी आबादी ज्यादा नहीं थी, बस 4-5 मकान आसपास थे। कुछ थोड़ी थोड़ी ऊंचाई वाले स्थान पर थे, इसलिए बहुत अकेलापन महसूस होता था। हाँ, शाम को बच्चे जरूर खेलते, शोर मचाते थे या काम पर गए वापस लौटते आदमी जरूर नजर आते थे। ऐसे में दिन के 11-12 बजे से ही सन्नाटा छा जाता था, लेकिन उस दिन वो सन्नाटा कुछ टूटा सा लगा। इधर उधर ध्यान से देखा तो लगा कि आवाज बराबर वाले मकान से आ रही थी। जिज्ञासा से कुछ आगे बढ़कर पड़ोस के बरामदे की ओर देखा तो पड़ोसन किसी ग्रामीण महिला से बात करती नजर आई। उन्हें बात करते देख मैं वापस आने को हुई तो उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, फिर कहाँ चली, आओ तुम भी बैठो। ये पड़ोसन एक शांत सरल स्वभाव की मोटे शरीर वाली महिला थी। मोटापे के कारण वह आसानी से कहीं आ जा नहीं सकती थी। साथ ही उन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि अनेक बीमारियां भी थीं। शक्कर चीनी से कोसों दूर रहने पर भी उनकी जबान की मिठास किसी को भी पल भर में अपना बना लेती थी। मैं भी उनके प्यार से वंचित नहीं थी। मैं उन्हें प्यार और आदर से भाभी कहती थी। उनकी आवाज सुनकर मैंने उन्हें नमस्ते की। घर में काफी काम था, सोचा वहाँ बैठने से सारा समय बातों में ही निकल जाएगा, लेकिन तब तक वह ग्रामीण महिला भी पूरी तरह नजर आ गई। मुझे देखकर वह भी मुस्कुराई, मैं तो उसे देखती ही रह गई। निराला व्यक्तित्व था उस ग्रामीण महिला का। स्याह काली लेकिन तीखे नैननक्श, काले रंग का घेरदार घाघरा जिस पर कई रंगों का पैचवर्क हो रहा था। साथ ही कलात्मक काई के बीच चमकते सितारों से गोल तिकोने शीशे थे। घाघरे के ऊपर जरी के काम की लाल कुर्ती, किरण लगा काला दुपट्टा, हाथ पैरों में चांदी के भारी भारी कड़े, कान में चांदी के बड़े बड़े झाले जिनकी लड़ों ने उसके बालों को भी सजा रखा था। गले में सतलड़ा हार और नाक में नथुनों से भी बड़े आकार का पीतल का चमकता फूल। लंबे लंबे बालों की अनगिनत चोटियां जिनको नीचे इकट्ठा करके रंग बिरंगे चुटीले गूंथ रखे थे। उसके साथ ही बहती नाक वाला नले कुचले कपड़े पहने नंगे पैर एक 10-11 साल का लड़का बैठा था, जो उस महिला के सामने उसका नौकर सा लगता था, लेकिन शायद वह उसका बेटा था जो माँ की तरफ से उपेक्षित छोड़ दिया गया था। भाभी के प्रेम भरे आमंत्रण को शायद मैं विनम्रता से टाल भी देती, लेकिन उस महिला के प्रति जिज्ञासा ने मुझे वहां जाने को विवश किया। उसकी अस्पष्ट आवाजें मेरे घर तक आ रही थीं। जब तक मैं दरवाजा बंद कर वहां पहुंचती, वह महिला अपनी बात शुरू कर चुकी थी। वहां पहुंचने पर मैंने सुना, फदेक बीबी तेरे से एक पैसा नहीं मांगती, जब ठीक हो जाए तो जो इच्छा हो दे देना। तू नुस्खा लिख ले, तुझे 4 दिन में फर्क न पड़े तो कहना। बीबी इससे पहले एक ढेला नहीं लूंगी। इस नुस्खे के इस्तेमाल से तेरी सारी चर्बी ऐसे छंट जाएगी कि तू खुद को नहीं पहचानेगी। उसकी बातों से मैं समझ गई थी कि यह कोई जड़ी बूटी नुमा देशी इलाज या झाड़ फूंक करने वाली है। मेरे आने से पहले उसने मुश्किल से कदम उठाकर रखने वाली भाभी की चालभाल देखकर उनकी कमजोर नस पकड़ ली थी और अब तो उन्हें अपने शीशे में उतारने के चक्कर में थी। मैंने पूछा, तुम कहाँ की हो, कहाँ से आई हो? फबीबी है तो लखीमपुर के, पर दूर दूर तक घूमते हैं और जड़ी बूटियाँ खोजते हैं, उससे लोगों का इलाज करते हैं, उनका भला करते हैं। वह बड़े नाज से बोली। उसका बोलने का अंदाज देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, इतनी दूर लखीमपुर की हो तो यहाँ गढ़वाल में क्या कर रही हो? फिर लो बीबी, सारी जड़ी बूटियाँ तो यहीं से ले जाते हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पहाड़ों में कितनी बूटियाँ हैं। तुम तो पहाड़ों पर रह रही हो, वो व्यंग्य से बोली। मुझे फिर हंसी आ गई। फरे तो क्या हम यहाँ जड़ी बूटी खोदने आए हैं?
भाई हम नौकरी पेशा लोग हैं, जहाँ सरकार ने भेज दिया चले गए। अब ये तो पता है कि पहाड़ों में जड़ी बूटियों का खजाना है, लेकिन ये क्या जाने कि कौन सी घास फूल पत्ती जड़ी बूटी है। फ्लोर बीबी खुद ही देख लो, कहकर उसने 3-4 लकी के टुकड़े अपने गंदे थैले में से निकाले और एक टुकड़ा मेरी ओर बाया। इसमें कील या पेचकस डालते ही तेल निकलने लगेगा। मैंने उस टुकड़े को नाखून से दबाया तो तेल सा चमका, फिर उसने पेचकस डालकर घुमाया तो तेल की बूंद सी टपकी। वो फिर बोल उठी, फतेह में इन जड़ी बूटियों को डाल दूंगी, फिर ये तेल अच्छी तरह से दिन में 2 बार जोड़ों पर मलना। एक नुस्खा बताती हूँ, उसकी राख बनाकर तेल में मिलाकर लगाना। बीबी फायदा न हो तो एक पैसा न देना, अभी तुमसे कुछ नहीं मांगती, तुम अपना इलाज शुरू कर दो। इतना कहकर उसने लौंग, जायफल, पहाड़ी गुच्छी, कपूर, चंदन का तेल जैसी 10-12 चीजों के नाम लिखाए। भाभी ने पूछा, यह सामान कहाँ मिलेगा? फर्स्ट बाजार में मिल जाएगा, अपने नौकर को भेजकर मंगवा लेना। इसे जलाकर राख बना लेना और फिर राख को तेल में मिलाकर सारे शरीर पर मालिश करना। देखना कुछ ही दिन में असर होने लगेगा और तुम दौड़ने लगोगी, सारे जोड़ खुल जाएंगे। भाभी बोली, क्या ये सामान ऐसे ही जला लेना है? वह बोली, हाँ, यही आंगन के कोने में जला लेना। मुझे फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं था, सो उससे कह बैठी, फिर सब तो कर ही लेंगे, पर ये तो बताओ कि तुम फिर कब आओगी? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इलाज हो पा रहा है या नहीं? फ्लो बीबी तुम तो शक कर रही हो हम पर, ऐसे वैसे नहीं है हम। घर ही देखो हमारा पहचान पत्र, हमें तो पूरी ट्रेनिंग दी गई है, कहकर उसने गंदे कपड़े में लिपटा अपना फोटो लगा पहचान पत्र दिखाया, जिसमें एक बड़े शहर की आयुर्वेद कंपनी का प्रमाण पत्र व फोन नंबर आदि थे। वो फिर भाभी से बोली, अपने लिए एक पैसा नहीं मांग रही, ठीक होने पर जो मर्जी हो दे देना। एक बार इलाज तो शुरू करो, फिर खुद को ही नहीं पहचान पाओगी। ला मंगा एक कटोरा तेल। भाभी ने अपनी लड़की से तेल मंगाया तो वह सिर पकड़ कर बैठ गई, फरे बिटिया कोई ले थोड़े ही जाएंगे हम, कम से कम 1.5 पाव तेल ला। फिर उस तेल में जड़ी बूटी के कुछ टुकड़े तोड़कर मिलाए और भाभी के हाथ पैर व कमर पर मालिश करके 5 मिनट बाद बोली, कुछ आराम मिला जोड़ों में? भाभी खुश थी, वहाँ आराम तो मिला, शायद बरसों बाद उन्हें किसी से मालिश करवाने का मौका मिला था। अब उस महिला ने एक एक कर भाभी की लड़की से हल्दी, लकी का पटरा, 2 रंगों का धागा मंगाया। मुझसे रुका नहीं गया और मैं कह उठी, भाई जो कुछ मंगाना है एक साथ क्यों नहीं मंगवाती हो? मैं देख रही थी कि भाभी की बेटी को इन सब बातों में बकवास नजर आ रही थी और वह सामान लाने पर हर बार मुंह बना रही थी। तब तक बाजार से भाभी का बेटा भी आ गया था जो BSc में पढ़ रहा था। उसके सामने उस महिला ने फिर से सारी बातें दोहराई। बेटे ने उसकी बात मजाक में लेने की कोशिश की तो वह बोली, मैं क्या तेरे से कुछ मांग रही हूँ, तेरी माँ के भले के लिए बता रही हूँ, ये नुस्खा ठीक हो जाए तो कुछ भी दे देना। बेटा बोला, चल तुझे 200 रुपए दूंगा, और 200 रुपए क्या, तुझे दिल्ली ले चलता हूँ, वहाँ ऐसे बहुत से मरीज हैं, उन्हें ठीक कर देना, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, फिर अपना क्लिनिक खोलकर ठाठ करूंगा। ग्रामीण महिला ने तिरछी नजर से उसे देखा, शायद वो उसके मजाक को समझ गई थी, पर धैर्य का परिचय देते हुए फिर भाभी की ओर देखती हुई बोली, देख तेरी यहाँ कच्ची मिट्टी की जगह है, यही भस्म बना लेना। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुफ्त में नुस्खा बेचने का आखिर इसे क्या लाभ है, कहीं ये सीधी सरल भाभी को ठगने के चक्कर में तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए मैं उससे फिर पूछ बैठी, फिर भस्म तुम्हारे पास नहीं है? जो सामान तुमने बताया है पता नहीं यहाँ मिले या नहीं। अब बाजार के सामान का क्या भरोसा, बाद में तुम कहोगी ये ठीक नहीं था, वह ठीक नहीं था, इसलिए फायदा नहीं हुआ। बीबी ये तो पैसे की चीज है, बाजार से मंगा लो, मुझे क्या देना, फिर कहोगी कि पैसा मांगती है। ये बात 3-4 बार आई और उसने हर बार फिर वही बात दोहराई।
लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरी उपस्थिति उसे अखरने लगी है, क्योंकि मैं उससे तरह तरह के सवाल पूछ रही थी। शायद वह समझ रही थी कि मैं उसकी कोई बात पकड़ने की कोशिश में हूँ, जबकि भाभी ने उससे कुछ भी नहीं पूछा था। इसके बाद जब भी मैंने उससे कोई बात पूछी, उसने बात का रुख भाभी को नुस्खा समझाने में मोड़ दिया। इस बीच उसने पटरे पर आटे और हल्दी से रंगोली आदि बनाकर भाभी को उस पर बिठाया। फिर उसने 2-3 मीटर धागे को भाभी के हाथ पैर से नापकर 15-20 बार लपेटकर रस्सी जैसा बनाया और उसे भाभी के शरीर से छुआकर 11 गांठें लगाईं। कुछ मंत्र पढ़े और धागा भाभी को देकर बोली, इसे ध्यान से रख लो। जैसे जैसे तुम ठीक होगी, गांठें अपने आप खुल जाएंगी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरानी में डालते हुए उसने माचिस की डब्बी में धागा रख दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि जरूर कोई धोखा है। आयुर्वेदिक इलाज में टोने टोटके का क्या काम, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाभी उसकी बातों से काफी प्रभावित हो गई थी, खासतौर पर इस बात से कि वह इस काम के अभी कोई पैसे नहीं मांग रही। विधि भी आसान थी, उसके द्वारा जड़ी बूटी डाले गए तेल में सामान की राख मिलाकर मलना ही तो था, और फिर देखो दवा का कमाल। मैं किसी काम के बहाने उठकर आ गई और सोचने लगी कि ऐसी बातों में सिर खपाना बेकार है, लेकिन जिज्ञासा से उसकी आगे की कार्रवाई देखने के लिए मैं फिर वहीं जाकर खड़ी हो गई। वापस गई तो वह आटे की छलनी में कुछ घुमा रही थी। मैं दूर खड़ी यह सब देखने लगी तो वह महिला बोली, फाजारी, तू घबरा क्यों रही है? तुझ पर कुछ टोटका नहीं करूंगी, मेरे भी बाल बच्चे हैं। मैं यदि गलत बोलूं या गलत करूं तो मेरे बच्चे मरे। मैंने उसे टोका, बच्चों को क्यों ला रही है बीच में? तुझे जो करना है कर, मैं इन बातों में यकीन नहीं रखती। अब महिला ने कहा, बेटी, इसमें कुछ सफेद खाने की सामग्री ले आ। बेटी एक छलनी चावल ले आई। महिला माथा पकड़कर बैठ गई। ले बेटी, यह क्या मैं ले जाऊंगी? कम से कम 3 छलनी भर ला। बेटी ने चावल लाकर थैली में डाले तो कुछ चावल बिखर गए। भाभी बोली, फ्लो, कोई बात नहीं, चावल ही तो गिरे हैं, हमारे पहाड़ में इसे शुभ मानते हैं। अब तो महिला ने भाभी की शुभ अशुभ में जबरदस्त आस्था की दूसरी कमजोर नस पकड़ ली। बेटी, जब तेरी माँ ठीक हो जाए तो इन्हें पकाकर कन्याओं को खिला देना। अब बताओ, ये सही है या गलत? अच्छा, जा जरा एक कटोरी चीनी और ले आ। मुझे फिर किसी काम से वहाँ से उठना पड़ा। फिर वापस पहुँची तो हैरान रह गई। वो महिला एक टूटी सी कटोरी में नुस्खे का सारा सामान दिखा रही थी। देखो बीबी, इतना सामान है। मुझे हंसी आ गई। अभी तक तो यही कह रही थी कि मेरे पास सामान कहाँ है। अब उसने भाभी के बेटे और नौकर को पास बुलाया। भैया, अब तू भी जान ले विधि भस्म बनाने की। 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर 3 किलो उपले और कोयला नीचे रखना। फिर मिट्टी की हंडिया में नुस्खे का सारा सामान रखकर मिट्टी के ढक्कन को आटे से चिपकाकर मुंह बंद कर देना। ऊपर से बाकी उपला कोयला डालकर मिट्टी से गड्ढे का मुंह बंद कर देना। 5-6 घंटे बाद खोलना तो हंडिया में सफेद राख मिलेगी। देखो, इसमें रखे सामान या आग में फूंक न मारना, पूजा का होता है ये। घर ही तो सब बेकार हो जाएगा। फरे, इतना सब कैसे होगा? अभी तक तो लग रहा था कि सारी सामग्री कहीं भी रख कर जलाकर भस्म बन जाएगी। अब कोयला उपले कहाँ से आएंगे? गहरा गड्ढा कैसे खुदेगा? पहाड़ों पर बने घरों में जरा सा खोदने पर ही पत्थर की शिला निकल आई तो। इन बातों पर विचार विमर्श शुरू ही हुआ था कि वो महिला बीच में ही बोल उठी, देख भैया, ये सामान ठीक से न जले, काला या गीला रह जाए तो इस्तेमाल मत करना, फिर से भस्म बनाना। अब भाभी भी कुछ झुंझला गईं। मुझसे बोली, इतना झमेला कैसे होगा? इसके पास होती तो वही ले लेते, कितना झंझट है इसे बनाने में। तभी वो महिला झोले में से शीशी निकाल कर बोली, देखो, ऐसा सफेद पाउडर बनना चाहिए। पाउडर देखकर चौंकते हुए भाभी बोली, फिर तो तुम्हारे पास यही दे दो ना। बीबी, मैं तो दिखा रही थी खाली पैसे की चीज है, बाजार से लाकर खुद बना लेना। वैसे 260 रुपए का है ये, वह बोली। कुछ ज्यादा ही कह रही हो तुम। 260 रुपए का क्या हिसाब हुआ?
भाभी बोली, फबीबी नौकर भेज बाजार में पुछवा लो, यहीं बैठी हूँ मैं, फिर हमारी मेहनत भी तो है, नहीं तो तुम खुद बना लेना। मरीज बनाम ग्राहक को अपनी पैनी नजर से तौलती वो पूरी निश्चितता के साथ पैर फैलाकर बैठ गई। उसके अनुभव ने उसे लगभग आश्वस्त कर दिया था कि पंछी जाल में फंस गया है। मेरे बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया था, इसलिए उनकी मूलतोड़ में शामिल न होकर मैं घर आ गई। अगले दिन भाभी से पूछा तो पता चला कि वह भस्म उन्होंने ले ली है। वो महिला न तो आधे पैसे एक सप्ताह बाद लेने को तैयार हुई, न एक भी पैसा कम किया उसने। उस समय परिस्थितिवश भाभी ने तमाम रेजगारी तक गिन डाली थी, लेकिन वो महिला टस से मज नहीं हुई। आखिर भाभी ने किसी से पैसे लेकर उसको दिए। मैं सोचती रह गई कि कितनी जबरदस्त मनोवैज्ञानिक थी वह। पहले उसने पूरी कॉलोनी में घूमकर भाभी को चुना और उनकी बीमारी की कमजोर नस्ब की। फिर ये विश्वास दिलाया कि वो पैसों के लिए ये सब नहीं कर रही, वो तो उनका भला करना चाहती है, जो बहुत सरलता से हो जाएगा। फिर नुस्खा बनाने की विधि की जटिलता पर आए और जब उसे विश्वास हो गया कि लोहा गर्म है तो अपने पास से बना पाउडर दिखाकर उसे बेचकर 260 रुपए की चपत लगा गई। पाठकों, शायद आप जानना चाहेंगे कि फिर उस पाउडर का क्या असर रहा, जो उसने 3 घंटे की माथापच्ची के बाद अपने झोले से निकाला था। अगले दिन मैंने भाभी से पूछा कि आपने तेल लगाया, तो बोली, वहाँ कल मालिश की तो जोड़ कुछ खुले तो। मैंने कई साल बाद पहली बार खड़े होकर खाना बनाया। कुछ दिन बाद फिर पूछा तो बोली, फतेल खुद लगा नहीं पाती और मालिश करने वाली मिली नहीं। और फिर कुछ दिन बाद बात आई तो मैं हैरान रह गई जवाब सुनकर। उन्होंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि कुछ विदेशी एजेंट भारत में हींग, दवा आदि बेचने वालों के जरिए महामारी फैलाने की कोशिश में हैं। अतः उन्होंने उस महिला को विदेशी एजेंट मानते हुए सारा तेल व अन्य सामान फेंक दिया था। दरअसल किसी न किसी बहाने से शायद उसका यही हश्र होना था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।